Hello everyone. Today we are going to start our PGT English course for different teaching examinations like DSSB, that means Daily Subordinate Service Selection Board teachers vacancies, KVS Kendriya Vidyalaya Sangathan teachers vacancies, NVS Navodaya Vidyalaya Sangathan teachers vacancies, Army Public School teachers vacancies, and other states PGT teachers vacancies. So I'm going to provide you the content which is very helpful and useful for you in these examinations. So without wasting any more time, let's start our class. The topic is Old English period. So this Old English period कब start हुआ? It started from 450 to 1066 और ये कब end हुआ है? 1066 में. The term Old English implied that there was a cultural continuity between England of 6th century and England of 19th century. The name Anglo-Saxon on the other hand suggested cultural distinction. So क्या हुआ था पहले? हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड को पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता था. ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ये जो वर्ड है ओल्ड इंग्लिश, ये हमें बताता है द कल्चरल कंटिन्यूटी. जो 6th सेंचुरी का इंग्लैंड था उससे लेके 16th सेंचुरी के इंग्लैंड तक की पूरा जो उनका कल्चर था, उनका ट्रेडिशंस थे, उन सब के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. द नेम एंग्लो सैक्सन ऑन द अदर हैंड सजेस्टेड कल्चरल डिस्टिंक्शन. और ये जो वर्ड है एंग्लो सैक्सन, इससे क्या सजेस्ट होता है? इससे सजेस्ट होता है कल्चरल डिस्टिंक्शन, जो उनके कल्चर्स के डिफरेंसेस थे. अब क्यों थे ये डिफरेंसेस? क्योंकि ये जो इंग्लैंड था यहाँ पे बहुत सारे इन्वेडर्स थे लाइक जर्मन्स, ज्यूज एंड फ्रेंच. तो क्या होता था, ये लोग वहाँ से आके और इंग्लैंड के जो ट्राइबल पीपल्स थे उन पे अटैक करते थे. तो जो इंग्लैंड के ट्राइबल पीपल्स थे वो इनके साथ मिल जाते थे और इनमें कन्वर्ट हो जाते थे कुछ. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द कल्चर. नाउ सेकेंड पॉइंट, हेनरी स्वीट कॉइन्ड द टर्म ओल्ड इंग्लिश. फिर जब ये लगने लगा कि एंग्लो सैक्सन वर्ड से कल्चरल डिस्टिंक्शन शो होता है, तो क्या हुआ? देयर वॉज अ पर्सन नेम हेनरी स्वीट, और उन्होंने क्या किया? He coined the term Old English, और उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ओल्ड इंग्लिश, जिससे कि कोई भी कल्चरल डिस्टिंक्शन ना शो हो, यूनिटी शो हो. इसलिए उन्होंने एंग्लो सैक्सन पीरियड को चेंज करके इसका नेम ओल्ड इंग्लिश पीरियड रख दिया. लिटरेटिव वर्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम. अब क्या होता था यहाँ पे इस जो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोएम्स लिखे गए थे. देयर इज़ नो ड्रामा, नो नॉवेल, कुछ भी नहीं, सिर्फ पोएम्स लिखे जाते थे. और ये जो पोएम्स होते थे ये किस में होते थे? दीज आर ऑल एलिटरेटिव वर्ड्स. सो ये एलिटरेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं ईच लाइन इन द पोएम हैज़ एटलीस्ट 4 स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ एलिटरेटिव वर्ड्स. इसमें क्या होता था? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या होता है? जिसमें एक ही वर्ड, जो एक ही सिलेबल है, उस जो एक ही वर्ड का स्टार्टिंग सिलेबल है वो बार बार रिपीट होता है. तो उसके जो वर्स हुआ करते थे वो वैसे ही होते थे. एक जो पोएम की एक लाइन होती थी उसमें एक सिलेबल से कई सारे वर्ड स्टार्ट होते थे अगेन एंड अगेन, और इस तरीके से वो एलिटरेटिव वर्स में पोएम लिखा करते थे. Now the writings of this period. So the main writing of this period is Beowulf. Beowulf क्या थी? This is a pre-Christian composition, a Scandinavian epic which interprets the struggle between good and evil. ये जो Beowulf poem थी ये लिखी गई है नॉर्वल कॉडेक्स में, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. ये जो बेवुल्फ पोएम है, दिस इज़ अ प्री क्रिश्चियन कॉम्पोजिशन. ये प्री क्रिश्चियन कॉम्पोजिशन है और स्कैंडिनेवियन एपिक है. अगर आपके में ये क्वेश्चन आता भी है कि विच बेवुल्फ इज ऑफ विच पीरियड, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट इज एज स्कैंडिनेवियन पीरियड विच इंटरप्रेट्स द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड ईविल. और क्या होता था वहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में? हम लोग मेनली क्या लिखते थे?
गुड और बैड इनके बारे में, इनका डिफरेंस बताया करते थे, जो हम लोग बाइबल्स में पढ़ते थे, गुड ईवल का डिफरेंस और ये सब चीज़ें हम लोग इसी के बेस पे हम लोग पोएम्स लिखा करते थे, और मेनली वो पोएम बेस्ड होती थी गुड और ईवल के डिफरेंस पे। द मैन्युस्क्रिप्ट्स, अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, ये 4 टाइप्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पे फेमस थे। द फर्स्ट इज जूनिस, JUNIUS, द सेकेंड वन इज एक्स्टर, थर्ड वन इज वर्सली, एंड द फोर्थ इज नॉर्वल कॉडेक्स। एंड दिस नॉर्वल कॉडेक्स, ये जो नॉर्वल कॉडेक्स है बेवुल्फ, इसी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। नाउ हिस्ट्री। In 1066, Battle of Hastings occurred, which is also called as Norman Conquest. In this battle, William I defeated the last Anglo-Saxon king, King Harold II. This is the main part of the history of Old English period. क्या हुआ था यहाँ पे? 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जिसको हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कहते हैं। और इस बैटल में विलियम फर्स्ट ने किंग हैरोल्ड सेकेंड को डिफीट किया था, हराया था। और ये जो किंग हैरोल्ड सेकेंड थे, ये एंग्लो सैक्सन लास्ट किंग इंग्लैंड के थे, ये इंग्लैंड के लास्ट किंग थे, एंग्लो सैक्सन किंग थे। और अब क्या हुआ, विलियम फर्स्ट जो कि क्रिश्चियन थे, विलियम फर्स्ट ने उन्हें हरा दिया, और उसके बाद यहाँ से क्रिश्चियनिटी की एंट्री हुई थी इंग्लैंड में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मिडिवल हिस्ट्री पीरियड। सो मिडिवल हिस्ट्री it started in which year? 1066 and ends in 1510. Okay. अब when William first came to England as king and brought his religion with him, Christianity, the Christianized Normans chose to see the arrival as a part of civilizing mission. अब क्या हुआ यहाँ पे, जो विलियम फर्स्ट थे, जब वो एज अ किंग इंग्लैंड में आए, तो वो अपने साथ साथ अपना रिलीजन भी लेके आए। एंड व्हाट इज हिज रिलीजन? क्रिश्चियनिटी। फिर क्या हुआ, द क्रिश्चियनाइज्ड नॉर्मन्स चोज टू सी द अराइवल एज पार्ट ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। अब जो वहाँ के ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे नॉर्मन्स, उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने देखा कि अब जो उनकी कंट्री है, इट विल मूव टुवर्ड्स अ मिशन दैट इज सिविलाइजिंग मिशन। और यहाँ पे धीरे धीरे सिविलाइज्ड वे में रहना लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या था, यहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, तो वो ट्राइबल्स कैसे रहते थे, दे आर अनसिविलाइज्ड। अब जैसे कि क्रिश्चियनिटी यहाँ एंटर हो चुकी है, तो अब यहाँ पे लोग भी एक सिविलाइज्ड वे में रहना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नॉर्मन सोच रहे थे। Now, second point, William I died in 1087. His successor, King Henry I, assassinated Thomas Becket, Archbishop of Canterbury in 1170. अब क्या हुआ, जो विलियम फर्स्ट थे उनकी डेथ हो गई 1087 में, और उनके जो सक्सेसर थे, दैट मीन्स उनकी जो गद्दी थी वो किसने ली, किंग हेनरी फर्स्ट। अब ये जो किंग हेनरी फर्स्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने थॉमस बेकेट जो आर्क बिशप थे कैंटरबरी के, उनको एसेसिनेट करवा दिया 1170 में। अब ये थॉमस बेकेट कौन थे? थॉमस बेकेट वॉज द फर्स्ट बिशप इन कैंटरबरी। और इन्हें क्यों एसेसिनेट करवाया था? ही वॉज हैविंग अ पर्टिकुलर रीजन। उन्होंने इसलिए इनको एसेसिनेट करवाया था क्योंकि जो ये बिशप थे और ये जो चर्च था, इन्होंने चर्च के थ्रू बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। During this time, church held the most power and was misusing it by selling ticket to heaven for profit. अब क्या करते थे ये जो बिशप थे, थॉमस बेकेट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने
चर्च के थ्रू टिकट टू हेवन सेल करना स्टार्ट कर दिया और उससे वो प्रॉफिट कमाने लगे। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस जो उन्होंने चर्च के थ्रू स्टार्ट कर दिया। बट अकॉर्डिंग टू हेनरी फर्स्ट दिस इज नॉट करेक्ट इन द फेवर ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो जब राजा को पता चली, किंग हेनरी फर्स्ट को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने थॉमस बेकेट को असैसिनेट करवा दिया। Now new Gothic style was also emerging, adapted from France. Now what is this new Gothic style? ये न्यू गॉथिक स्टाइल जो है, दिस इज द बिल्डिंग स्टाइल, मॉन्यूमेंट स्टाइल। और इसमें क्या होता है, दीज आर द पॉइंटेड आर्किटेक्चर दैट आर फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड। ये फ्रांस के जो लोग थे वो भी यहाँ पे, जो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो किंग था इंग्लैंड का, वो किससे इम्प्रेस हुआ था, फ्रांस के आर्किटेक्चर से। तो क्या हुआ, उन्होंने जो फ्रांस का आर्किटेक्चर था उसी के कॉपी उन्होंने अपनी कंट्री में करनी स्टार्ट कर दी। और वो जो पॉइंटेड बिल्डिंग्स होती हैं उन्होंने वही स्ट्रक्चर, वही आर्किटेक्चर यहाँ भी बनवाना स्टार्ट कर दिया। 2 French architects redesigns some buildings in the following places which are called Romanesque building. Built in Canterbury, London, Ely and Durham. So now what happened? The king of England, that is Henry I, called 2 French architects. उसने फ्रांस से 2 आर्किटेक्ट्स को बुलवाया और यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बनवानी स्टार्ट कर दी। और उन बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं हम लोग, रोमेंस्क्यू बिल्डिंग। उन बिल्डिंग को कहते हैं रोमेंस्क्यू बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग्स इंग्लैंड में 4 जगह बनी थी, दैट इज कैंटरबरी, लंदन, एली एंड डरहम। So this is one of the important point. Now let's move towards the next topic, that is 13th century poets. This is also one of the main topic. So there were 3 poets in 13th century, that are Geoffrey Gaynor, Wace and Leomon. So now come over the Geoffrey Gaynor. Geoffrey Gaynor wrote the history of English. And Wace, जो वेस थे, उन्होंने क्या किया था, रोमन डी र्यू एंड रोमन डी ब्रूट, ये फ्रेंच ट्रांसलेशन। वेस, इन्होंने क्या किया था, रोमन डी र्यू एंड रोमन डी ब्रूट, इसको ये दोनों इनके फ्रेंच ट्रांसलेशन है। किसके, हिस्ट्री ऑफ रेजिन ब्रिटानिया बाय मैनमॉन्थ। तो ये जो मैनमॉन्थ ने हिस्ट्री ऑफ रेजिम ब्रिटानिया लिखी थी, इसका रोमन ट्रांसलेशन इन्होंने किया है 2 पार्ट्स में, दैट इज रोमन डी र्यू एंड रोमन डी ब्रूट। नाउ लेओमन ने क्या किया था, उन्होंने रोमन डी ब्रूट को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में एज ब्रूट। और उन्होंने इस रोमन डी ब्रूट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसको नेम दिया था ब्रूट। यस, नाउ वेस। अब वेस ने क्या था, ये जो हिस्ट्री ऑफ रेजियम ब्रिटानिया बाय मैनमॉन्थ जो था, ये जो लिखी हुई थी, ये किस में लिखी हुई थी, दिस इज रिटन इन लैटिन। ये लैटिन में लिखी हुई थी और वेस ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रोमन डी र्यू एंड रोमन डी ब्रूट, और ये इनका फ्रेंच ट्रांसलेशन था, इसको इन्होंने फ्रेंच में लिखा। तो कौन सी 3 लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती थी, जो 3 लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो थी फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। ओके, सो दिस इज enough for today's class for this topic, and in our next class we will start the age of Chaucer. So go through this video, watch it, and if you like it then please do subscribe. इसको subscribe करेगा, and I know this video is very helpful for all of you who are watching this video, and I will upload many more videos of this PGT course one by one in the future. So please like, subscribe and share this video and gather more and more information. Thank you.